नमस्कार, बैटल ऑफ बंगाल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। हम लेकर आए हैं पश्चिम बंगाल की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले हेडलाइंस। बंगाल के चुनावी संग्राम में औपचारिक तौर से उतरी ममता, नंदीग्राम से भरा नामांकन। ममता के मुख्य प्रतिद्वंदी शुभेंदु अधिकारी ने झारग्राम में की रैली, 12 मार्च को भरेंगे नामांकन। चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला, राज्य के डीजीपी वीरेंद्र को पद से हटाया। सिविक, ग्रीन और स्टूडेंट पुलिस पर सख्त हुआ चुनाव आयोग, चुनाव के आसपास भटकने की भी इजाजत नहीं। और बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची, बंगाल की सियासत पर होगा बड़ा प्रभाव। रुक करते हैं पहली खबर का। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज नंदीग्राम से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन से पहले ममता शिव मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंची। इसके बाद उन्होंने हल्दिया में पदयात्रा निकालकर पर्चा भरा। इस बीच बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी भी आज नंदीग्राम पहुंचे और अपने नए चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। डॉक्टर साहब, ममता ने नंदीग्राम से नामांकन भरने के लिए जनता की इजाजत मांगी थी। क्या ये मान लिया जाए कि जनता ने उन्हें इजाजत दे दी है? देखिए, ये जनता ने इजाज़त मांगी, जनता से पूछ के हम चुनाव लड़ रहे हैं, ये सब राजनीतिक ड्रामेबाजी है। दरअसल ममता बनर्जी नंदीग्राम में ऐसा लग रहा है पूरी तरीके से फंस गई है। अब किसी बड़े लीडर को ये बार बार साबित करना पड़े कि वो एक हिंदू है, वो हिंदू बेटी है, वो ब्राह्मण है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी को मेहनत करना होगा। अगर वो सिर्फ भवानीपुर से, अपने गृह क्षेत्र से अगर वो चुनाव लड़ रही होती तो शायद उन्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, शायद उन्हें वहाँ जाना भी नहीं पड़ता, वो बहुत ही आसानी से चुनाव जीत जाती। लेकिन जैसा कि आज आपने देखा कि किस तरीके से वो उधर नामांकन कर रही थी और शुभेंदु अधिकारी एक अपनी रैली निकाल के अपने ऑफिस का इनॉग्रेशन कर रहे थे, और उसमें जिस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, जिस तरह से लोग सामने आ रहे हैं, वो ममता बनर्जी की चिंताओं को बढ़ाने वाला एक संकेत है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि शुभेंदु अधिकारी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि ममता बनर्जी यहाँ की बेटी नहीं, ये एक आउटसाइडर है। इसने पिछले 10 सालों में नंदीग्राम के नाम पे मुख्यमंत्री तो बन गई, लेकिन नंदीग्राम में के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। और ये कैंपेन और जो अधिकारी परिवार का नंदीग्राम और पूरे इलाके में जो प्रभुत्व है, उसका इस्तेमाल वो बहुत ही अच्छी तरीके से करने वाले हैं। और एक बात जो बार बार वहाँ पे के जो स्थानीय लोग बता रहे हैं कि ममता बनर्जी जो वहाँ पे रैलियाँ कर रही हैं, यहाँ पे जो घूम रही हैं, उसमें स्थानीय लोग कम और टीएमसी के बाहर के कार्यकर्ता ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। जी, तो ममता बनर्जी के बाद अब बीजेपी से उनके प्रतिद्वंदी शुभेंदु अधिकारी 12 मार्च को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। हाल ही में तृणमूल से बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी ने झारग्राम जिले में एक पदयात्रा का नेतृत्व करते हुए बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फेंकने का लोगों से आह्वान किया। पदयात्रा के दौरान उन्होंने हरे कृष्णा हरे हरे बीजेपी घरे घरे का नारा भी लगाया। इस दौरान मौजूद उनके कुछ समर्थकों ने टीएमसी सरकार आर नहीं दरकार, यानी कि तृणमूल कांग्रेस सरकार की अब और जरूरत नहीं जैसे नारे भी लगाए। डॉक्टर साहब, नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी कितनी बड़ी चुनौती है ममता बनर्जी के लिए? देखिए, ये तो चुनौती है ही। ममता बनर्जी के सबसे बड़े जो जिसको कह सकते हैं कि ममता बनर्जी के बाद अगर कोई टीएमसी में कोई बड़ा लीडर था तो वो शुभेंदु अधिकारी थे। और वो जो इलाका है वो अधिकारी परिवार का उस पर पूरा वर्चस्व रहा है। वहाँ से जो एमपी हैं शिशिर अधिकारी, वो शुभेंदु के फादर हैं, वो अभी भी टीएमसी में हैं। लेकिन ममता बनर्जी को तब ये बहुत बड़ा झटका लग गया था जब शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी ने ये ऐलान कर दिया कि वो अपने बेटे के लिए प्रचार करेंगे। मैं आपको बता दूं, जब ये खबर चल रही थी कि शुभेंदु अधिकारी छोड़ सकते हैं, वो अलग राह बना सकते हैं, उस दौरान लगातार प्रशांत किशोर शिशिर अधिकारी मतलब उनके फादर को अपनी ओर खींचने के लिए कई बार वो मीटिंग भी कर चुके, लेकिन अब
हालांकि उन्होंने तृणमूल से इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन ये कह देना सिर्फ कि हम अपने बेटे के लिए प्रचार करने वाले हैं, ये तृणमूल के काडर, जो ओरिजिनल काडर के एक तरह से कह सकते हैं, वो उसको सफाया हो सकता है। वो सब के सब शिशिर अधिकारी के साथ, शुभेंदु अधिकारी के साथ वो इधर भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने के काम में लग जाएंगे। और यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है ममता बनर्जी के लिए कि तृणमूल कांग्रेस वहाँ पे स्थानीय लोकल कार्यकर्ता, लोकल लीडर्स को कहाँ से खड़े कर पाएगी। तो ये मुकाबला वाकई बेहद दिलचस्प है। कभी एक साथ लड़ने वाले अब आमने सामने आ गए हैं। अब बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राज्य के पुलिस महानिदेशक वीरेंद्र को उनके पद से हटा दिया है। 1985 बैच के वरिष्ठ आईपीएस वीरेंद्र की जगह आयोग ने 1987 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पी निरंजनायन को राज्य का नया डीजीपी नियुक्त किया है। डॉक्टर साहब, इस फैसले की वजह क्या है? देखिए, इस फैसले की वजह यह है कि जो इलेक्शन कमीशन की जो अपनी रिपोर्ट, इंटरनल रिपोर्ट होती है, जो बहुत ही निगेटिव आई थी कि ये जो डीजीपी हैं ये ममता बनर्जी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, क्योंकि वायलेंस हो रहा है, कोई एक्शन नहीं हो रहा। और तो और जिस तरीके से डीजीपी का पद ऐसा होता है कि वो पूरा का पूरा चुनाव के दौरान लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ पोलिंग पार्टीज कहाँ जाएंगी, सीआरपीएफ या सेंट्रल फोर्सेस का डिपुटेशन कहाँ होगा, कैसे उनको इस्तेमाल किया जाएगा, ये सारा बड़ा डिसीजन उनके हाथों में होता है। और इसका हटा देना ठीक चुनाव से पहले, मैं आपको बता दूं, जो नुकसान शुभेंदु अधिकारी के टीएमसी छोड़ने का, राजीव बनर्जी या तमाम जो बड़े बड़े लीडर्स जो टीएमसी को जिस तरीके से छोड़ के जो नुकसान टीएमसी को पहुंच रहा है, उससे कहीं ज़्यादा नुकसान इस डीजीपी के हटाने पे होगा। वो इसलिए होगा, ये जो ममता बनर्जी कह रही थी कि खेला होबे, पोलिंग के दिन खेला होबे, वोटिंग के दिन खेला होबे, पोलिंग बूथ के अंदर खेला होबे, पोलिंग बूथ के बाहर खेला होबे, ये बाकायदा ये तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे थे। अब जब ये डीजीपी ही नहीं रहेगा, किसी बाहर के आदमी को लाया गया है, नए आदमी को लाया गया है, तो ये समझ लीजिए कि खेला ना होबे। ममता बनर्जी को बहुत बड़ा झटका लगा है और इसलिए वो बिलबिला रही हैं, इस डिसीजन के ऊपर सवाल खड़ी कर रही हैं। जी, तो अपने आदेश में आयोग ने राज्य सरकार से स्पष्ट कहा है कि वीरेंद्र को चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक ऐसे किसी पद पर तबादला नहीं किया जाए जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव कार्य से जुड़े हों। अब बात करते हैं चौथी बड़ी खबर की। चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि पश्चिम बंगाल में सिविक पुलिस, ग्रीन पुलिस और स्टूडेंट पुलिस के व्यक्तियों को वोटिंग डे से 72 घंटे पहले किसी भी चुनाव संबंधी ड्यूटी में ना लगाने के अलावा मतदान के दिन और उसके एक दिन बाद भी वर्दी में कोई भी ड्यूटी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। डॉक्टर साहब, इस सख्त फैसले के पीछे चुनाव आयोग की मंशा क्या है? देखिए, जो सिविल पुलिस है या ग्रीन पुलिस है या स्टूडेंट पुलिस है, ये तरह तरह का ये जो तरीका है, वो दरअसल एक माने उस तरह की यूनिट होती है जिनको वर्दी दिया जाता है, लेकिन कोई उनके पास लीगल पावर नहीं होती। आप बहुत जगह देखते होंगे कि रेड लाइट्स के ऊपर या भीड़ भड़के को कंट्रोल करने के लिए वो उस तरह के एक यूनिट को क्रिएट किया जाता है विदाउट एनी लीगल पावर्स, कि वो सर्च नहीं कर सकते, वो अरेस्ट नहीं कर सकते। तो वो उस तरह का एक यूनिट बंगाल में ये लोगों ने खड़ा कर रखा था, जिसका इस्तेमाल ममता बनर्जी अब तक चुनाव के दौरान करती आई है। आम जनता, गांव की जनता, भोले भाले लोग, उनको क्या फ़र्क पता पड़ पाता है कि कोई ओरिजिनल पुलिस है या ये सिविल डिफेंस है या सिविल पुलिस है। तो ये हर चुनाव के अंदर दखल देते थे और सरकारी पार्टी के लिए, मतलब तृणमूल कांग्रेस के लिए काम किया करते थे। ऐसी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को मिली तो इलेक्शन कमीशन ने साफ साफ कह दिया है कि ये ना सिर्फ ड्यूटी पे रहेंगे, ये वर्दी भी नहीं पहन सकते। अगर इस तरह का कोई शख्स, कोई यूनिट वर्दी में अगर नजर आया 72 घंटा पहले, मतलब 3 दिन पहले, अगर वो किसी वर्दी में भी नजर आएगा तो वो इलीगल होगा, ये गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। और यही सब तरीका था जिससे ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के लोग ये गुंडागर्दी मचाते थे चुनाव के दौरान। ये ममता बनर्जी के पर को कतर दिया गया, एक तो डीजीपी बाहर और दूसरा ये तमाम ये जो ताम तमूड़ा जो पाल रखा था ममता बनर्जी ने, चुनाव जीतने वाली मशीन बना रखी थी इन लोगों ने, इसके ऊपर भी गाज गिर गई है। मतलब ये
कि सारी की सारी कानून व्यवस्था का पूरा जो दारोमदार होगा वो सेंट्रल फोर्सेस के ऊपर होगा। और ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि इस तरह के फैसले का सबसे बड़ा असर ये देखने को मिलेगा कि बंगाल की आम जनता फ्री एंड फेयर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगी और अपने मन से वो वोट दे पाएगी। जो बूथ कैप्चरिंग और जो बमबाजी और इस तरह की जो घटनाएं होती थी उस पर लगाम लगाने में इस फैसले से काफ़ी मदद मिलेगी। जी, तो जाहिर है चुनाव आयोग बंगाल में ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहता जो कि बाद में सुधारी ना जा सके। अब बात करते हैं पांचवी बड़ी खबर की। बंगाल चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में सबसे टॉप पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत 40 नेताओं को जगह मिली है। डॉक्टर साहब, बीजेपी के इन स्टार प्रचारकों का बंगाल चुनाव पर क्या इंपैक्ट होगा? ये बताता है कि किस तरीके से आप कैंपेन करने वाले हैं। जी। जब आपके पास मालूम चलता है कि केंद्रीय मंत्री वोट मांगने आ रहे हैं, इसका इम्पैक्ट पड़ता है। जी। हर जगह वो रोड शोज होंगे। जब इतने सारे स्टार प्रचारक हैं तो आप देखिए कि एक फेज के अंदर 30 सीटें हैं, 40 सीटें हैं मैक्सिमम। तो अगर एक फेज के अंदर 40-40 लीडर, वो भी देश जिनको जानता है, पहचानता है, नोन फेसेस, वो जाकर के वहाँ पे कैंपेन करेंगे तो इसका इम्पैक्ट ये होगा कि एक तरफ ममता बिल्कुल अकेली खड़ी हुई नज़र आएगी, टूटी हुई, थकी हुई, हारी हुई पार्टी की तरह टीएमसी नज़र आएगी लोगों की नज़र में। और दूसरी तरफ एक जिसको कह सकते हैं एक माहौल बनाने में ये सारे स्टार प्रचारक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देने वाले हैं। मतलब ये कि जब आपके पास इतने सारे लोग हैं, इतने सारे चेहरे हैं और चुनाव में जब आप उनको प्रचार के लिए उतारते हैं तो इसका इम्पैक्ट हमेशा अच्छा ही होगा। मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो जिस तरीके से चुनावी समीकरण इस बार बंगाल में बनते दिख रहे हैं उससे ये साफ हो गया है कि बंगाल का ये चुनाव अभूतपूर्व होगा। और वैसे जीतने में मजा तभी आता है जब कंपटीशन टफ हो, और इस टफ फाइट में जीतने वाला वाकई में बंगाल का बादशाह साबित होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।